नमस्कार, मैं हूं नीरज पांडे और स्वागत है आपका नीरज पांडे अनफिल्टर्ड में। एज अ लॉ स्टूडेंट जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था, तो मेरे सामने एक ऐसा केस लॉ आया, जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि भारत के हर नागरिक को, हर स्टूडेंट को इस केस के बारे में जानना जरूरी है। ये एक छोटा सा जमीनी विवाद था, जो बढ़ते-बढ़ते भारत का सबसे बड़ा केस बन गया, जिसमें 13 जजों की जो संविधान पीठ थी, उसको इसमें बैठना पड़ा। लगातार 68 दिनों तक। लगातार कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट हॉलिडेज है, अगर आप उसको स्किप कर दो, तो 68 दिनों तक केस चला था। और उस बीच जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से जो केस चल रहे थे, उस केस को रोककर इसकी जो सुनवाई थी वो 68 दिनों तक चली और लगभग 703 पेज का जजमेंट आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 की। ये वो केस था जिसने भारत के डेमोक्रेसी की रक्षा की और जिसने पार्लियामेंट को बताया कि भाई आपकी भी कुछ लिमिटेशंस है, आपका भी कुछ मर्यादा है, आपकी भी कुछ हद है और आपको जो भी काम करना होगा वो अपने मर्यादा और अपने हद में रहकर करना होगा। तो आज के वीडियो में हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 की हर बारीकियों को ध्यान से देखेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं तो इस केस से जुड़ी हुई जो भी बारीकियां हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अपने देश में दो जो तारीख है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमको आजादी मिला था और हर साल हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है वो है 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का जो संविधान था वो संविधान लागू हुआ था और उसे हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। तो मोटे-मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो देश आजाद होने के 2.5 साल बाद जो था वो हमारा जो संविधान था वो संविधान बना। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअल में जो आपका संविधान था वो देश आजाद होने के पहले से बनना प्रारंभ हो गया था। जी हाँ, देश का जो संविधान है उसके बनने की जो प्रक्रिया थी वो 1946 में ही प्रारंभ हो गई थी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यार जब देश आजाद ही नहीं हुआ तो उसके संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हो गई? तो मोटे-मोटे तौर पर आपको भी ये चीज पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद ही ये चीजें क्लियर हो गई थी कि जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि उनका आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था और वो इस कंडीशन में थे नहीं कि भारत जैसे बड़े देश को संभाल सके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये चीजें लगभग क्लियर थी कि जो ब्रिटिशर्स है, जो इंग्लैंड है, वो यहाँ से जाने वाली है। तो ये चीज तो कंफर्म था कि भाई जो है वो भारत आजाद होने वाला है, 1947 में जो है वो आजादी मिलेगी। तो उसकी जो कवायद थी वो पहले से ही चालू हो गई और 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का काम जो था वो भारत का संविधान बनाना था। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। जी हाँ, 389 मेंबर्स की एक कमिटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया चलती गई। चलते चलते 1947 जब देश आजाद हुआ, उसी समय जो था वो एक बहुत ही अप्रिय घटना घटी। आप प्रिय कहिए अप्रिय कहिए वो आपके ऊपर है। उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यानी देश जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब देश दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो उस समय बहुत बड़े-बड़े दंगे हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ। इन सब के बीच में लगभग 90 मेंबर ऐसे थे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी जिसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, उसमें से 90 जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए। यानी अब जो बचे मेंबर्स थे वो थे आपके 299 मेंबर्स और यही 299 मेंबर्स लोगों ने मिलकर जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो जब 299 मेंबर्स लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लगभग 2.5 साल ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया चली और मोटे-मोटे तौर पर जो आपका नवंबर 1949 था, उस समय जो था वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया था, जिसको जो इम्प्लीमेंट किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद मोटे तौर पर उसमें 2 पॉइंट्स आए। पहला पॉइंट्स ये था
कि सबसे महत्वपूर्ण अगर देश में कुछ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। ना वो पार्लियामेंट है, ना वो जुडिशरी है, ना वो सरकार है, ना वो आम नागरिक है। सबको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चीजें करनी पड़ेगी। कोई भी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। दूसरी जो चीज, जो आपका जो संविधान बना था, उसमें जो था, जो आपका आर्टिकल 368 था, उस आर्टिकल 368 में एक प्रावधान था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, उसमें उसको ऑल्टर कर सकता है, उसको अमेंडमेंट कर सकता है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी थी तो वो इतने बुद्धिमान लोग थे कि उनको पता था कि भाई हम लोग इसको बना तो रहे हैं 346 से लेकर 1946 से लेकर 1950 के बीच में, लेकिन जो देश है वो समय के साथ साथ जो है उसके जो चैलेंजेस जो हैं, उसकी जो चुनौतियां जो हैं वो बदलेंगी, वो बढ़ेंगी। तो जब वो परिस्थितियां बदलेंगी तो उस परिस्थिति में उसमें क्या परिवर्तन करना है, क्या नहीं परिवर्तन करना है, इसकी भी आजादी जो है, इसकी भी जो चीजें हैं, इसका भी जो विकल्प है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। यही रीजन है कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मोटे तौर पे देखें तो जो आपका 368 है उसमें क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं वो नहीं दिया गया था, बल्कि अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, उसका जो स्टेप्स था वो आपको आर्टिकल 368 में दिया गया था। तो चलिए यहां तक तो आपको समझ में आया। अब हम लोग मुख्य कहानी की तरफ जाते हैं। मुख्य कहानी की तरफ जाते हैं, यानी अगर आप देखो ना तो 1947 में, जैसे अभी अभी हम लोग ने बात किया कि देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा डामाडोल थी, और उसी में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसमें भी बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। तो आर्थिक तंगी इतना ज्यादा था कि उससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हर जो राज्य सरकारें थी वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य में ये कोशिश कर रही थी कि किस प्रकार से इस आर्थिक तंगी से निपटा जाए। इसी दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए केरला गवर्नमेंट ने 1963 में लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसका नाम था लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। इसमें यह बात कहा गया कि जिसके पास ज्यादा जमीन होगी उनकी जमीन को लेकर गरीबों को, यानी जिनके पास जमीन नहीं है, उनको दे दिया जाएगा। दूसरी चीज ये कही गई कि इससे जो होगा, इससे जो है, जो आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक जो समानता है देश में और राज्य में, वो लागू होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गरीबों का उत्थान खुद से कर सके। तो सरकार ने ये विकल्प निकाला कि भाई जिनके पास ज्यादा है उनके पास से लेकर जिनके पास कुछ नहीं है उनको दे दिया जाए। तो ये जो एक्ट आया था, पहली बार जो ये एक्ट आया था वो 1963 में आया था। लेकिन ये जो एक्ट जो था वो उतना स्ट्रांगली अप्लाई नहीं हुआ था, चीजें चल रही थी। एक्ट तो बन गया, जैसा कि होता है कि 50 एक्ट बन जाता है लेकिन वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता, तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन फिर 1969 में वापस में जो ये आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 था उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें चेंजेस किया गया। अब उसमें क्या चेंज किया गया? उसमें ये चेंज किया गया कि भाई जमीन किसी की भी हो, किसी की भी हो, यानी अगर कोई धार्मिक संस्थान है तो अगर उसके पास भी अतिरिक्त जमीन है तो उसकी जमीन भी जो है वो सरकार लेकर गरीबों में बांट देगी। जैसे कि आपको पता है कि धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर सरकार बचती है, और धार्मिक स्थल ऐसे होते हैं जिनके पास जगह बहुत ज्यादा होती है। तो सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया और ये कहा कि भाई इससे किसी को छूट नहीं मिलेगी, सबके लिए ये जो है वो समान ही रहेगा, सबके लिए समान रहेगा। यानी अगर कोई धार्मिक संस्था है तो भी उसके लिए यही जो नियम है, यही जो कानून है वो चलेगा, और ये स्ट्रिक्टली जो है वो अप्लाई होगा। तो जब ये बात कही गई, जब ये बात कही गई कि भाई स्ट्रिक्टली जो है ये अप्लाई होगा, तो ऐसे में केरला में एक मठ था जिसका नाम था एडनीर मठ। एडनीर मठ के पास जो था वो तय सीमा से कहीं ज्यादा जमीन थी।
तो अब सरकार ने जो था वो एडनीर मठ के पास भी जो है वो ये जानकारी भेजी कि भाई आपके पास जो अतिरिक्त जमीन है वो आपको हमें देना पड़ेगा। अब ये जो चीज थी, वो जो एडनीर जो मठ है उसके जो प्रमुख महंत थे जिनका नाम था केशवानंद भारती, उनको ये चीज नागवार गुजरा। उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ, ये मेरी जमीन है, मेरी यानी हमारी जमीन है, हमारे मठ की जमीन है, मैं ये जमीन आपको नहीं देना चाहता, नहीं दूंगा। आप क्यों मुझसे ये जमीन लेंगे? नहीं देना है मुझे आपको ये जमीन, मेरा जमीन है तो मैं अगर मेरी मर्जी नहीं है मुझे आपको ये देना है तो मैं क्यों आपको ये जमीन दूं? अब ये चीज के लिए केशवानंद जो भारती थे वो आर्टिकल 14, 19, 25, 26 और 31 का हवाला देते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जब मैं इसको पढ़ रहा था ना तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि यार केशवानंद भारती सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गए? मतलब नॉर्मली जो हम लोगों को पता है वो क्या पता है कि अगर कोई केस होता है तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो है वो हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो ये लगभग सिस्टम है। तो आप सीधा सीधा केशवानंद जो भारती थे वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे गए? तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि अगर फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का केस है तो कोई भी आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यहां पर जो आर्टिकल 14, 19, 25 और 26 का जो हवाला दिया, वो सब के सब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन का मामला था। यही रीजन था कि वो केस जो था वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट कब गए, कब उन्होंने अपनी याचिका दायर की, कब उन्होंने जो रिट पिटीशन था वो कब दायर किया? तो वो दिन था 21 मार्च 1970। देखिए ये पूरे केस को समझने के लिए आपको जो डेट है वो डेट समझना जरूरी है। तो हम लोग ने अभी तक कौन कौन सा बात किया? हमने बात किया कि स्टार्टिंग का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया वो 1963 में आया। फिर हमने क्या देखा कि उसमें जो पहला अमेंडमेंट आया वो 1969 में आया। 1969 में जब अमेंडमेंट आया उसके बाद केशवानंद जो भारती थे वो 21 मार्च 1970 को सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपनी याचिका लेकर, अपना रिट पिटीशन लेकर। ठीक है, अब सरकार जो है वो तो सरकार है, सरकार को ये चीज तो पता चलेगा ही। जब सरकार को ये चीज पता चला कि ये जो मामला है ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो सरकार ने 1971 में, याद रखिए, 21 मार्च 1970 को रिट पिटीशन गया और 21 मार्च 1970, उसके बाद 1971 में सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया और वो जो अमेंडमेंट था वो 24th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब फिर मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो संशोधन होता है, क्या वो राज्य सरकार कर सकती है क्या? ये सवाल मेरे मन में क्यों उठा? क्योंकि ये जो बिल था वो केंद्र सरकार का बिल तो था नहीं, बिल जो था वो राज्य सरकार का बिल था। तो क्या राज्य सरकार के पास इतना अधिकार है कि वो जो आपका संविधान है उस संविधान में संशोधन कर सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, कोई भी राज्य सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। उसका जो पावर होता है वो जो है वो किसके पास में है? तो उसका जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है। केंद्र सरकार जो होती है, जो पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी होता है, जो आपका पार्लियामेंट होता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है। सो राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पर जो आप पार्लियामेंट देखेंगे तो जो पार्लियामेंट था उसने अमेंडमेंट किया, 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट के बाद 1971 में 24th अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद 1971 में ही 25th अमेंडमेंट हुआ और फिर 72 था उसमें जाकर जो था वो आपका 29th अमेंडमेंट हुआ। सो मोटे मोटे तौर पर देखें तो संविधान में जो था वो 3 अमेंडमेंट लाया गया इस केस की वजह से, और 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट। 24th और 25th जो अमेंडमेंट था वो 1971 में आया और जो 29th अमेंडमेंट था वो 1972 में आया। अब ये 24th अमेंडमेंट में क्या था, 25th अमेंडमेंट में क्या था और 29th अमेंडमेंट में क्या था? तो 24th अमेंडमेंट में ऐसा था, सरकार ने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसने कहा
कि हमें 368 के थ्रू ये आजादी मिला है कि हम संविधान में कुछ भी ऑल्टर कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। आर्टिकल 368 ने ये नहीं कहा था, आर्टिकल 368 में अगर संविधान में संशोधन करना है तो कौन सी प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा, ये आर्टिकल 368 में दिया गया था। लेकिन सरकार ने, पार्लियामेंट ने जो संशोधन किया, वो संशोधन जो 24th अमेंडमेंट था, उस संशोधन में ये कहा कि हमारे पास ये पावर है, हमारे पास ये अधिकार है, 368 हमें ये अधिकार देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब इसके बाद जो 25th अमेंडमेंट था उसमें क्या कहा गया? तो देखिए, एक होता है डीपीएसपी, ये आपको समझना जरूरी है कि डीपीएसपी का मतलब क्या होता है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी सरकार को देश हित में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन वो एक्ट नहीं होता, वो कानून नहीं होता, वो सिर्फ सरकार के लिए, समझ के लिए एक चीज बनाया गया है। और अगर सरकार चाहती है तो फिर उसको कानून बनाकर उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। इसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। सो डीपीएसपी जो है वो आपका एक कानून नहीं होता है, बल्कि वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जिसको ध्यान में रखकर अगर सरकार जो है देश हित, राज्य हित में कोई कानून लाना चाहती है तो वो कानून जो है वो ला सकती है। तो इस तरीके से जो आपका अमेंडमेंट, जो 26 अमेंडमेंट था, उसमें सरकार ने ये कहा कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट हित में है या फिर देश हित में है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो फंडामेंटल राइट है उसको भी रूल आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जाकर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 25th अमेंडमेंट में मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझे तो 25th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है वो जो आपका फंडामेंटल राइट है उसके भी वो ऊपर है। और जो 29th अमेंडमेंट था, इसमें सरकार ने सबसे बड़ा खेला कर दिया। सरकार ने ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था, इस एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया। 9th शेड्यूल का मतलब क्या होता है? 9th शेड्यूल का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कानून को अगर आप 9th शेड्यूल में डाल दे रहे हो तो उसका जुडिशरी जो है वो रिव्यू नहीं कर सकता। यानी जो भी आपके न्यायालय है, जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो उसमें दखल नहीं दे सकता। 9th शेड्यूल में डाल दिया गया मतलब वो चीजें फिक्स हो गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दखल नहीं दे सकता। तो इस तरीके से 3 संशोधन किया गया। वो कौन कौन सा था? 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट, जिसमें से 24th और 25th जो अमेंडमेंट थे वो 1971 में आया और जो 29th अमेंडमेंट जो था वो 1972 में आया। अब जो था, अब 1972 में अमेंडमेंट आने के बाद जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी वो चालू हुई। तो स्टार्टिंग में जो, जैसे कि हम लोग ने बात किया था अभी कुछ समय पहले कि 13 जजों की जो पीठ थी वो इस मामले में बैठी थी, लेकिन वास्तव में 13 जजों की टीम नहीं बैठी थी। वास्तव में जब प्राइमरी फेज पे जब वो वहां पर गया तो 5 जजों की जो बेंच थी वो वहां पर बैठी थी। लेकिन मामला इतना गंभीर होते गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 जजों की टीम बैठी, जो आज तक के भारत के इतिहास का रिकॉर्ड है कि किसी भी केस की सुनवाई के लिए 13 जजों की टीम आज के डेट तक नहीं बैठी है, जो उस केस के लिए बैठी। अब उसमें जो था वो केशवानंद भारती ने जो था वो आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने आर्टिकल 14 का हवाला दिया। आर्टिकल 14 का मतलब होता है इक्विटी बिफोर लॉ। कहने का मतलब लॉ के सामने, कानून के सामने सब एक है। केशवानंद भारती ने कहा कि जानबूझकर मठ की जो जमीन है, जानबूझकर जो धार्मिक स्थल की जो जमीन है उसको टारगेट किया जा रहा है। इसके वजह से हमारा जो इक्विटी है वो अफेक्ट हो रहा है। साथ साथ में जो केशवानंद का जो पक्ष रख रहे थे वो वकील ने कहा कि हमको आर्टिकल 19 हमको ये आजादी देता है कि हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। यानी ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो मेरा अधिकार है।
उसको कोई छीन नहीं सकता। हालांकि अगर आप देखोगे ना तो उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट आया था उसमें से इस आर्टिकल को हटा दिया गया, लेकिन उस समय ये जो था ये आर्टिकल उस समय था। तो आर्टिकल 14 में कहा गया कि भाई हमारा इक्विटी जो है उसको इक्वेलिटी जो है, सॉरी इक्विटी नहीं इक्वेलिटी, जो हमारा इक्वेलिटी है उस इक्वेलिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो आपका आर्टिकल 19 का जो हवाला दिया गया कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रखने का जो हमारा अधिकार है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। इसके अलावा जो दो सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल जो केशवानंद और उनकी टीम ने रखा वो था आर्टिकल 25 और 26। आर्टिकल 25 और 26 में ये कहा गया है कि कोई भी इंसान अपने पसंद से अपना जो धर्म है उस धर्म को चूज कर सकता है। और आर्टिकल 26 में कहा गया कि उस धर्म को वो अपने हिसाब से किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए उसको वो परफॉर्म कर सकता है। तो केशवानंद भारती ने कहा कि जब हम हमारा जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, जो भी आयोजन है, जो भी हम करना चाहते हैं वो कहां पर करेंगे, वो जो हमारा जमीन है उस पे ही करेंगे। अब जब सरकार हमारा जमीन ही ले रही है तो हमको जो हमारा रिलीजन है वो परफॉर्म करने का जो हमारा अधिकार है उसको सरकार जो है वो छीन रही है। तो इस तरीके से 14, इस तरीके से 19, 25 और 26 का हवाला जो था वो केशवानंद भारती और उनकी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। उसी में एक चीज और था जो आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 31 में ये चीज कहा गया था कि सरकार किसी की जमीन ले सकती है, लेकिन अगर सरकार किसी की जमीन लेगी तो उसको उसका प्रॉपर मुआवजा कंपनसेशन देना पड़ेगा। केशवानंद भारती का यह भी कहना था कि भाई हम सरकार हमसे जमीन तो ले रही है, लेकिन हमें जो कॉम्पनसेशन चाहिए, जिस हिसाब से हमको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, सरकार वो कॉम्पनसेशन हमको नहीं दे रही है। तो इस तरीके से केशवानंद भारती ने आर्टिकल 14, 19, 25, 26 और 31 का जो दलील था वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। अब इसके एवज में जो सरकार थी उस सरकार ने क्या दलील दी? सरकार ने कहा भैया हमने जो है वो अमेंडमेंट किया था। कौन सा अमेंडमेंट? 24th अमेंडमेंट। उसमें सीधा सीधा ये बात है कि हमको आर्टिकल 368 इस चीज की आजादी देता है कि हम संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। तो हमको संशोधन करने का अधिकार था और हम राज्य की आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए हमने ये संशोधन किया। तो हमने वो किया तो वो किस तरीके से गैर कानूनी हो गया, किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। फिर उन्होंने दूसरी बात की कि रही बात फंडामेंटल राइट्स की, तो हमने जो अमेंडमेंट किया था 25th अमेंडमेंट, उसमें हमने सीधा सीधा कहा कि राज्य हित को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर डीपीएसपी का यूज करना जरूरी है, उसको अप्लाई करना जरूरी है, और वो जो डीपीएसपी है उसके वजह से अगर फंडामेंटल राइट जो है अगर वो भी वॉयलेट हो रहा है तो वो चलेगा। ये हमने जो था वो 25th अमेंडमेंट में कह दिया है। और साथ साथ सरकार ने कहा कि भाई ये 9th शेड्यूल में है, और 9th शेड्यूल में है मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू कर ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे भाई? सुप्रीम कोर्ट 9th शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं कर सकता। तो ये जो केस चल रहा है ये चल किस चीज के ले रहा है? आपके पास तो रिव्यू का अधिकार ही नहीं है। तो इन सब चीजों को सुनने के बाद 68 दिनों की जो दलील थी उसको सुनने के बाद, जी हाँ 68 डेज तक इसकी जो हियरिंग थी वो चली, और 68 दिन की सुनवाई के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया 24 अप्रैल 1973। इस अगर दिन को आपको याद रखना है तो आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि इसी दिन महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का जो जन्म दिवस है वो भी आपका 24 अप्रैल 1973 ही है। आप याद रखने के लिए उसका हवाला दे सकते हैं। तो 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, जैसा कि मैंने कहा कि 13 जज उस पे बैठे थे, 13 में से 11 जजों ने अपना जजमेंट लिखा था, और ये जजमेंट 703 पेज का जजमेंट बन गया था। 703 पेज का जजमेंट था। और ये जो जजमेंट आया, सबसे मजे की बात है कि ये जो जजमेंट आया वो 7:6 के रेशियो में आया। 7:6 के रेशियो का मतलब ये होता है कि 7 जज जो जो आपका अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर निर्णय आया उसके पक्ष में 7 जज थे, लेकिन 6 जज ऐसे भी थे
जिनका मानना इसके उलट था। तो सिंस 7 जजों का ये मानना था, इसलिए ये निर्णय आया। तो 7:6 के रेशियो में जो है वो 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया। अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं इस केस के बारे में ना अपने दोस्तों से बात कर रहा था या बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, तो मान लीजिए एक मोटे-मोटे तौर पे देखिए, तो मान लीजिए अगर मैंने 10 ऐसे लोग थे जिनको केशवानंद भारती केस के बारे में हल्का-फुल्का पता था, तो वो 10 में से 7 मेरे ऐसे दोस्त थे जिनको लगता था कि ये जो केस है वो केशवानंद भारती जो थे वो जीते थे। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि ये जो केस था वो केशवानंद भारती हार गए थे और स्टेट ऑफ केरला जो थी वो जीत गई थी और केशवानंद भारती को अपने मठ की जो अतिरिक्त जमीन थी वो केरला सरकार को देना पड़ा था। जी हाँ, केशवानंद भारती हार गए थे। केशवानंद भारती हार गए थे, केशवानंद भारती हारे थे, लेकिन हमारा जो भारत का संविधान था वो जीता था। भारत की जो डेमोक्रेसी थी वो जीती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी चेंज ला सकती है, कुछ भी बदलाव ला सकती है, अपने हिसाब से चल सकती है, ये एक तरीके से तानाशाही हो जाएगी। इसीलिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन लाया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का कुछ मूलभूत ढांचा है और कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी सरकार जो है वो उसका हनन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि जहां तक बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो कोई भी पार्लियामेंट कमजोर नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी जो चीज है, जो इलेक्शन है, उस पावर को कोई जो है वो नहीं छीन सकता। सर्वधर्म एक समान है, इस चीज को अगर उलट इसके अगर अगेंस्ट में अगर कोई निर्णय लाना हो गया, कोई अमेंडमेंट लाना हो गया, कोई चेंज लाना हो गया, तो वो भी जो है वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंक्लूड किया और लास्ट में ईटीसी भी है कि आगे भी कुछ चीजें इसमें ऐड हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा जो पार्लियामेंट और जो सरकार थी उसको कहा कि आप जनता के हित के लिए नियम में, कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करते समय आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप उसके साथ चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो जजमेंट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बड़ा क्यों था? आप ध्यान से सुनिए, ऐसे ही जरा सोचिए कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कहा होता, तो पार्लियामेंट ने क्या कहा था 25th अमेंडमेंट में कि सरकार को आर्टिकल 368 ये आजादी देती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकता है। तो कल मान लो सरकार उठ के बोलेगी, जो पार्लियामेंट है वो उठ के बोलेगी कि भाई आज के बाद देश में कभी भी चुनाव नहीं होगा और संशोधन करके वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देंगे, क्योंकि भाई आर्टिकल 368 तो उनको परमिशन देता है कि वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो अब इलेक्शन ही नहीं होगा, इलेक्शन ही नहीं होगा मतलब उनकी ही सरकार चलेगी। दूसरी बात, मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कह दिया कि हमको हमारे राज्य में, हमारे देश में जो है वो जुडिशरी की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए हमें जुडिशरी, और बोल दिया कि ये आर्टिकल जो 368 है वो हमें इस चीज की आजादी देता है कि भाई हम जो चेंज करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज कर सकते हैं, तो हमने चेंज कर दिया, नहीं चाहिए हमें जुडिशरी। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तब तो एक तरीके से ये तानाशाही हो गई, डेमोक्रेसी जो थी वो डेमोक्रेसी तो एकदम से गायब हो गई, खत्म हो गई। यही रीजन है कि ये जो केस लॉ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उसको यह कहा जाता है कि ये जो केस था इसने देश में डेमोक्रेसी को मजबूत किया और पार्लियामेंट और सरकार को तानाशाह बनने से बचाया। सो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे कि ये जो केस लॉ था, इस केस लॉ ने देश की दिशा और दशा को बदल दी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए और प्लीज सिंस चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।